इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। पॉडकास्ट का उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन है। अब अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और मजा लीजिए आज की कहानी का, क्योंकि कहानियों का जो मजा सुनने में है वो देखने में नहीं। नमस्कार दोस्तों, कहो कहानी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दो डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं कहानी की शुरुआत करता हूं। मेरा नाम ऋषि है और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। ये घटना जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आज से 7 साल पुरानी है, पर आज भी इस घटना की एक एक तस्वीर इस तरह से मेरे जहन में छपी हुई है कि मैं इसे चाहकर भी भूल नहीं पाता। दरअसल उस शाम मैं शहर के लिए निकला था। मेरे गांव के आखिर में एक बस स्टॉप है जहां से यात्री अपनी यात्रा के लिए बस लेते हैं। ज़्यादातर शहर में रहने की वजह से मेरा गांव में आना जाना कम ही होता था। मेरी फैमिली भी शहर में ही रहती थी, जिस वजह से मुझे गांव के यातायात के नियम ज़्यादा मालूम नहीं थे। पर इतना पता चला था कि उस बस स्टॉप से आखिरी बस रात के 11 बजे निकलती है और वो बस पास के कस्बे से होते हुए शहर के लिए निकलती है। मैं गांव आते वक्त ज़्यादा कुछ सामान लेकर नहीं आया था। ज़मीन का एक छोटा सा काम था, उसी के लिए मैं गांव आया था और अपने चाचा के घर रुका हुआ था। मैंने अपनी एक बैग भर ली और उस बस डिपो के लिए निकल पड़ा। उस बस डिपो के बारे में मुझे एक और अजीब बात पता चली थी कि वो बस डिपो एक कब्रिस्तान के बगल में है। तो देर रात वहाँ का माहौल भी डरावना हुआ करता है। खैर, मैं शहर का होने वाला की वजह से मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। मुझे अभी भी ठीक से याद है कि मैं जब निकलने वाला था तब जोरों की बरसात हो रही थी और मौसम भी कहर ढा रहा था और बारिश तो उस रात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो शायद अमावस्या की रात थी। मुझे उस रात किसी भी हालत में निकलना ही था, क्योंकि मेरी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी और दूसरे दिन मेरा ऑफिस जाना बेहद ज़रूरी था। मेरे चाचा के घर वालों ने उस रात मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बस मुझे रोकना चाहते थे और कह रहे थे कि मैं अगले दिन चला जाऊं। पर जब मैंने उनको बताया कि मेरा जाना बेहद ज़रूरी है, तब घर के लोगों ने आखिर में मुझे जाने दिया, पर एक चेतावनी दी और कहा कि जिस भी बस में तुम चढ़ो उस बस में ध्यान रखना कि लोग आपस में बात करते हों, जिंदा इंसान की तरह हों, क्योंकि वहाँ से रात में एक बस भी गुजरती है, एक भूतिया बस। अगर गलती से तुम उस बस में चढ़ गए तो उस बस से उतरना मुश्किल होता है, और अगर कोई बस न मिले तो रात में पैदल अकेले सफ़र करने की सोचना भी मत। सीधे घर आना और कल सुबह निकल जाना। अब मुझे तो वो सब बातें बस झूठ और अफवाह लग रही थी, जो शायद उन गांव वालों ने उड़ाई होगी। उन सब की तसल्ली के लिए मैंने हामी भरी और सबको अलविदा कहकर मैं बस डिपो के लिए निकल गया। मैं तय समय पर बस डिपो पहुंच भी गया, लेकिन मैंने तब महसूस किया कि शायद मुझे आने में देरी हो गई है, क्योंकि वहाँ जितनी भी बस थी वो सब निकलने वाली ही थी और अब बस में जगह मिलना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि सारी बसें पैसेंजर्स से खचाखच भरी हुई थी।
और रात भर खड़े होकर सफ़र करना मुझे मुश्किल लग रहा था, क्योंकि अगले दिन मुझे ऑफिस भी जाना था और सफ़र भी काफ़ी लंबा था। इसलिए मुझे खड़े खड़े सफ़र करना सही नहीं लगा और मैं वहीं रुककर इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद जब सभी बसें वहाँ से गुजर गई, तब मुझे एक बस दिखाई दी जो डिपो से काफ़ी दूरी पर खड़ी थी। वो बस खाली लग रही थी। उसकी बस हेडलाइट जल रही थी। मैं बारिश में भीगता हुआ दौड़ता हुआ उस बस के पास चला गया। सोचा कि कोई तो उस बस में होगा जिससे मैं पूछ लूँगा कि ये बस चलने वाली है या फिर यहीं रुकने वाली है। मैं बारिश में भीगता हुआ झट से बस के पास पहुंचा और अंदर घुस गया। अंदर पहुंचकर मैंने देखा कि बस में तो कोई पैसेंजर था ही नहीं, मैं ही बस अकेला पैसेंजर था। ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन मैं बारिश की वजह से वहीं बस में बैठा रहा। मैं अपना बैग लेकर बस की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। जब मैंने आगे देखा तो पाया कि डिपो से सारी बसें निकल चुकी थी। मतलब ये बस आखिरी बस थी। मुझे यूँ बस में अकेले सफ़र करना ठीक तो नहीं लगा, लेकिन मेरी मजबूरी थी, तो मैं ड्राइवर या कंडक्टर का इंतज़ार करते हुए वहीं बैठा रहा। तब मुझे अपने चाचा की वो बात याद आई कि एक बस है जिसमें जिंदा लोग सफ़र नहीं करते और वो बस इसी रास्ते से गुजरती है। वो बात याद आते ही मैं एकदम से चौंक गया, लेकिन मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बारिश के अलावा वहाँ कुछ भी अजीब नहीं था। सब कुछ नॉर्मल और शांत था। तब मैंने सोचा कि भला ऐसे भी कहीं होता है, तो मैं फिर से चुपचाप बैठ गया। अब काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। मैं अकेला पैसेंजर था। इंतज़ार करते करते काफ़ी वक्त हो चुका था। घड़ी में टाइम देखा तो 12 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। बाकी सभी बसें काफ़ी पहले ही वहाँ से गुजर चुकी थी। केवल मेरी बस वहाँ खड़ी थी। दूर दूर तक कोई शोर नहीं था और अब मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा था। बाहर से आती हुई बिजली की कड़कड़ाहट की आवाज़ मेरा डर भी बढ़ा रही थी। मैंने सोचा कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। शायद इस बस से सफ़र करना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आखिरकार मैं उस बस से उतरकर घर वापस जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी कंडक्टर उस बस में चढ़ गया। कंडक्टर को आता देख मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। वो कंडक्टर सबसे आगे पहले वाली सीट पर बैठ गया। शायद वो अब ड्राइवर और पैसेंजर्स के आने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ मिनट तक मैं कभी बस से बाहर तो कभी उस कंडक्टर की तरफ देख रहा था, लेकिन इतनी देर में उस कंडक्टर ने न तो मेरी तरफ देखा ना ही मुझसे बात की। तो थोड़ा इंतज़ार करने के बाद मैं खुद ही उस कंडक्टर के पास चला गया और उससे पूछा, भाई साहब, ये बस कितनी देर में चलेगी? लेकिन अब भी ना तो उसने मेरी तरफ देखा ना ही मेरी बात का जवाब दिया। तो मैंने उससे 2-3 बार और वही सवाल पूछा, पर फिर भी उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तब मैंने सोचा कि इस बस से नीचे उतरना ही ठीक होगा। ये सोचकर मैं उस बस से नीचे उतरने लगा। तभी उसने एक ठंडी सी आवाज़ में कहा, इस बस में चढ़ने वाले यात्री अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही इस बस से उतर सकते हैं। मैं कंडक्टर की इस हरकत की वजह से सोच में पड़ गया कि इसको इतनी जल्दी कैसे पता चला कि मैं उतरने वाला हूँ। पर मुझे अच्छा भी लगा कि उसने बात तो की। दूसरा ये कि वो किस मंजिल के बारे में बात कर रहा था, ये मुझे पता ही नहीं था। यही सोचकर मुझे भी अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने नीचे उतरने का निर्णय ले ही लिया।
मैं बस से नीचे उतरने के लिए पीछे बैग लेने ही गया था कि देखा कुछ पैसेंजर बस के अंदर चढ़ रहे थे, तो मैं वापस अपनी जगह पर ही बैठ गया। सोचा कि अब जब पैसेंजर आ रहे हैं मतलब बस अब चलने ही वाली है, और अब तक हुई बातों को मैंने मजाक में समझकर छोड़ दिया। और धीरे धीरे बस में और भी लोग दाखिल हुए और देखते ही देखते बस की सारी सीट पैसेंजर से भर गई। अब मैं खुश था क्योंकि मैं खाली बस में सफ़र नहीं करना चाहता था। इसके तुरंत बाद बस ने धीमी रफ्तार में शुरुआत ली और वहाँ से निकल पड़ी। लेकिन कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि कंडक्टर किसी का भी टिकट नहीं निकाल रहा था। वो अब भी पहले की तरह ही अपनी जगह पर चुपचाप बैठा हुआ था और पूरी बस में एक गहरी चुप्पी पसरी हुई थी, जो बड़ी ही अजीब बात थी क्योंकि इतनी सवारी होने के बावजूद भी बस में जरा शोर नहीं था, जबकि इतनी सवारी होने पर थोड़ा बहुत शोर तो होना चाहिए था। यहाँ तक कि कोई एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहा था। ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी। सारे यात्री चुपचाप किसी पुतले की तरह बस अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। वो बस अभी भी धीमी रफ्तार पर ही चल रही थी। मेरे बगल में जो शख्स बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा कि भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एकदम सीधा बैठा रहा। मैंने उस आदमी से वही सवाल फिर से पूछा, तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब मैंने तीसरी बार उससे वही सवाल पूछा तो बस में हल्की सी हलचल हुई और सब पैसेंजर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने लगे, वो भी गुस्से से। इस हलचल ने मुझे बहुत हद तक डरा दिया था, लेकिन तब भी मैं अपनी सीट पर बैठा रहा और तब बस भी अपनी रफ्तार से चल रही थी। कुछ किलोमीटर जाने के बाद बस अचानक से रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो देखा बस किसी जंगल में रुकी हुई थी। मैं सोचने लगा कि ये बस यहाँ क्यों रुकी है। सोचा कि पुलिस वालों को या घर वालों को फ़ोन करना ही ठीक होगा, इसलिए मैंने अपना फ़ोन निकाला, पर देखा उसमें जरा भी नेटवर्क नहीं थे। लेकिन आधा घंटा पहले उसमें चाचा जी के काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आए हुए थे, जो कि बारिश की वजह से मुझे पता ही नहीं चले। वो नोटिफिकेशन में कुछ कॉल थे और कुछ मैसेज थे। उन मैसेज में सबसे पहले मैसेज में मुझसे पूछा था कि बेटा कहाँ पर हो, और आखिर के जो मैसेज थे उनमें बड़ी अजीब बात लिखी थी। उनमें लिखा था कि बेटा आज रात अमावस्या की रात है, आज रात तुमने घर से बाहर निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर आज तुम गलती से किसी गलत बस में चढ़ जाओ तो एक बात का ध्यान रखना, तुमको खुद को मरा हुआ दिखाना है। देखने वालों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि तुम जिंदा हो, वरना वो लोग तुमको मार देंगे। उनके ये मैसेज पढ़कर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अब मुझे उस बस में बैठे लोगों पर शक होने लगा था कि होना हो ये सभी लोग मुर्दा लोग हैं, इसलिए ही इनका व्यवहार इतना अजीब है। और तभी दो लोग उस बस में चढ़ गए। उनमें से एक आदमी था जो बिल्कुल दुबला पतला पर बहुत लंबा था, तकरीबन 8 फीट लंबा, और एक औरत थी जो 4 फीट की होगी। उन दोनों को इस तरह अंदर आता हुआ देख मैं डर गया था और अपनी जगह पर ही जम गया था। मुझे लगा कि वो दोनों कोई चोर या डाकू होंगे, पर वो दोनों बस के अंदर बैठी सवारियों को सूंघने लगे। वो देख मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा चाचा जी ने मुझे मैसेज में बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदा लोगों जैसा बिल्कुल नहीं दिखना है।
बस मुर्दा बने रहना है। मुझे इतना तो समझ आ चुका था कि बस में जितने भी लोग हैं वो सब मुर्दा हैं, इनमें से जिंदा तो कोई नहीं है। इसके बाद मैंने देखा वो ड्राइवर के चेहरे को सूंघ रहे थे। इसके बाद वो लंबा आदमी सभी लोगों को सूंघते हुए बस में अंदर की आगे की ओर बढ़ रहा था और वो औरत भी लोगों को सूंघते हुए ही आगे बढ़ रही थी। मुझे तो पहले समझ में ही नहीं आया कि वो ऐसा आखिर कर क्यों रहे हैं। शायद वो जिंदा और मुर्दा में फ़र्क करना जानते हैं और सूंघ कर वो यही कर रहे हैं। और जब मैंने कुछ नज़रों को देखा तो मेरी डर के मारे हालत ही ख़राब हो गई। मैंने देखा कि बस की जो सवारियां थीं वो लोग तो अपनी पलकें तक नहीं झपका रहे थे। वो सारे के सारे लोग किसी पुतले की तरह बस में बैठे हुए थे। मैं भी अब एकदम स्थिर हो गया क्योंकि वो लंबा सा शख्स दिखने में बिल्कुल राक्षस जैसा था। खुशकिस्मती से वो मेरे पास आने से पहले ही चला गया क्योंकि मैं सबसे आखिरी बिल्कुल कोने में बैठा हुआ था और वहाँ अंधेरा भी था। बस के बाहर नीचे से कुछ आवाज़ें आई थी और वो दोनों उस आवाज़ को सुनकर नीचे उतर गए थे। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उस दानव ने मुझे कुछ भी नहीं किया और फिर से मैं अपनी सीट पर आराम से बैठा रहा। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बस जा किस तरफ रही है, क्योंकि वो रास्ता मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी सभी पैसेंजर सिंघाड़ने लगे। वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगे। वो आवाज़ें इतनी भयानक थी कि मैं आपको शब्दों में बता भी नहीं सकता। इसके बाद मैं भी वहाँ से थोड़ा सा खिसक कर बैठ गया। पर वो आवाज़ें ऐसी थी जैसे किसी की मौत हो गई हो और वो सभी लोग मौत का मातम मना रहे हों। मैं उन आवाज़ों को सुनकर बिल्कुल पसीना पसीना हो गया था और बहुत ज़्यादा घबरा गया था। लेकिन तभी बाहर से कोई दहाड़ने की सी आवाज़ सुनाई दी, जिसको सुनकर सभी यात्री शांत हो गए। फिर तभी बस वापस चलने लगी, जिससे मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। अब मैं समझ चुका था कि क्यों घर वाले मुझे रात में सफ़र करने से मना कर रहे थे। मेरे लिए अब समझना संभव था क्योंकि ये मेरा सच्चा अनुभव था। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और अब यहाँ से छुटकारा पाने के बारे में सोच रहा था। वाकई में वो बहुत डरावना था। मैंने हल्का सा खिड़की से बाहर झांक कर देखा। जब मैंने बाहर झांक कर देखा तो पाया कि आगे चौराहे पर एक मोड़ है। उस मोड़ को देखकर मैं थोड़ा खुश हुआ क्योंकि मुझे लगा कि हो ना हो बस को वहाँ अपनी रफ्तार धीमी करनी ही पड़ती है। और फिर मैंने अपना मन बना लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उस मोड़ के करीब जाते ही और बस धीमी होते ही मैं तेज़ी से बस से नीचे कूद जाऊंगा। और फिर उस मोड़ के नज़दीक आते ही मैंने अपना बैग खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर तेज़ी से भागते हुए बस के दरवाजे के पास चला गया। और मैं बस अब बाहर कूदने ही वाला था कि कंडक्टर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, छटपटाने लगा, लेकिन उसकी ताकत के आगे मेरी सारी कोशिश बेकार हो गई। मैं अपने आप को उसके हाथ की पकड़ से छुड़ा नहीं पा रहा था। मैंने किसी तरह से अपने दूसरे हाथ से बस का दरवाज़ा खोला और अपने आप को नीचे झोंक दिया और फिर शायद तब उसके हाथ से मेरा हाथ छूट गया और मैं नीचे सड़क के किनारे ही पड़ गया। अच्छी बात ये रही कि वो बस वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकी। मुझे डर इस बात का था कि कहीं वो बस वहाँ रुकी और उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया तो मेरा बचना नामुमकिन था। लेकिन वो बस वहाँ जरा भी नहीं रुकी। तब जाकर मेरी जान में जान आई।
अब मुझे कुछ चोटें तो आई थी, पर मुश्किल से ही मैं जिंदा बचा था। कुछ पल में ही वो बस कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। मैंने खुद को संभाला और अपने हाथ की घड़ी में समय देखा तो लगभग 3:30 बज रहे थे। किसी तरह मैं रास्ते के दूसरी तरफ गया और पास के ही एक गांव में पहुंचा और फिर उसी गांव से वापस सही सलामत अपने घर चला गया। बाकी जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो बहुत ही डरावना अनुभव था। बाकी जब मैंने गांव में इस वाक़ये की चर्चा की तो पता चला कि दरअसल वो बस उसी कब्रिस्तान की है और लोगों का कहना था कि हर अमावस्या और ग्रहण की रात को वो बस वहाँ से गुजरती है और जिसमें सिर्फ मुर्दा सफ़र करते हैं। और अगर गलती से कोई जिंदा इंसान उस बस में पहुँच जाता है तो अगर वो इंसान बहुत खुशकिस्मत होता है तो मुश्किल से बच जाता है, नहीं तो आज तक जो भी उस बस में चढ़ा है वो अपनी कब्र तक पहुंच ही गया है। लेकिन उस घटना ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। मैं इतना घबरा गया था कि मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कभी रात में अकेला इस तरह सुनसान रास्ते पर सफ़र कर सकूं। राक्षस, असुर, दानव, ये इनके बारे में हमने पुरानी किताबों में, पुराणों में काफ़ी बार सुना है, पर आज के समय में ये कहाँ चले गए ये किसी को भी नहीं पता। अब इंसानों का सामना इनसे नहीं हो पाता, और फिर भी कभी कभी इंसानों का सामना ऐसी बुरी ताकतों से हो ही जाता है। कुछ राक्षस आज भी हमारी इस दुनिया में वास करते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही राक्षस की है। मेरा नाम मंजुल है और मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2014 में हुई थी, जब मैं अलीगढ़ से नोएडा के लिए सफ़र कर रहा था। रात के करीब 9 बज रहे थे और मेरे साथ मेरा दोस्त ईशान भी था। हम दोनों अपने दोस्त की शादी का फंक्शन अटेंड कर घर के लिए वापस निकल रहे थे। रात भी काफ़ी हो चुकी थी और हम दोनों को पता ही नहीं चला कि खाने पीने और दोस्तों के साथ मस्ती करने में कैसे इतनी रात हो गई। लेकिन अब हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना था। मुझे गाड़ी चलानी तो आती थी, लेकिन रास्ते का पता नहीं था और ईशान के साथ इसका बिल्कुल उल्टा था। उसने काम के सिलसिले में नोएडा से अलीगढ़ काफ़ी बार सफ़र तो किया है, तो उसको रास्ता तो पता था, पर उसको गाड़ी चलाना नहीं आता था। शादी से निकलने के 1.5 से 2 घंटे बाद मुझे लगा कि हम रास्ता भटक गए हैं और हम एक ऐसे अनजान रास्ते पर आ पहुँचे थे जो चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ था। रात का सन्नाटा वहाँ के अंधेरे को बयां कर रहा था, लेकिन अभी हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हमें लग रहा था हम सही रास्ते पर हैं। मैंने तो ज़्यादा रात में सफ़र भी नहीं किया था। मैं ज़्यादातर दिन में ही ड्राइव करना पसंद करता था और ऊपर से वो रास्ता भी अनजान था, पर फिर भी मैं उस रास्ते पर गाड़ी भगाए जा रहा था। मैंने ईशान से पूछा भी, यार बड़ा ही सुनसान रास्ता है, देख आसपास कोई गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही है। मगर ईशान का यही कहना था, ये कोई शॉर्टकट रास्ता होगा। हम दोनों बातें करते हुए आगे जा ही रहे थे कि तभी ईशान जोर से चिल्लाया, देख वो सामने क्या है। लेकिन जब मेरी नज़र सामने गई तो मुझे बस अंधेरा ही दिखा और इसके बाद ईशान एकदम से चुप हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि ईशान ने ऐसा क्या देख लिया, तो मैंने गाड़ी को थोड़ा धीमा करते हुए उससे पूछा, अरे क्या हुआ, कोई भूत वूत देख लिया क्या? लेकिन ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके कुछ देर बाद
ईशान फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे उसने अभी अभी कोई भूत देख लिया हो। वो बार बार यही कह रहा था कि गाड़ी के सामने कुछ तो है। ईशान की ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे लगने लगा कि ये जानबूझकर मुझे इस रास्ते पर लाया है और अब मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तो मैं भी चुपचाप कार ड्राइव करने लगा। वो सच में घबराया हुआ था या घबराने का नाटक कर रहा था, ये तो पता नहीं। बस वो चुपचाप बैठा हुआ कार की खिड़कियों से इधर उधर देख रहा था। फिर कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ तेजी से जंगल के अंदर से निकलकर सड़क को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ निकल गई है। मैंने उसको देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा ये मेरा वहम है, लेकिन मेरी ये सोच ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ पल बाद में ही मैंने देखा कि मेरी कार के साथ साथ एक आदमी हवा में लहराए जा रहा था। उसकी स्पीड मेरी गाड़ी से भी तेज थी। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पता नहीं वो भूत था या प्रेत था, पर वो हमें रुकने का इशारा कर रहा था। तो मैंने गाड़ी को और तेज भगाया। थोड़ी देर बाद ही वो कहीं हवा में घुल गया। पता नहीं वो कौन था। मैंने अपने आप को संभाला और बोतल निकालकर थोड़ा पानी पी लिया। मुझे अब वो आदमी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे ये ही लगा कि शायद मुझे इस रास्ते पर वहम होने लगा है। ईशान तो चुपचाप डरा सहमा हुआ सा बैठा था। मैं भी रास्ते से नज़र नहीं हटाना चाहता था। गूगल मैप पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उस रास्ते को पार करने के लिए हमें बस 3-4 किलोमीटर की ही दूरी तय करनी थी। लेकिन तभी अचानक हमारी गाड़ी बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई। अब ऐसे हालात में गाड़ी बंद पड़ने की वजह से मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। एक तो मेरे साथ यहाँ कुछ अलग ही हो रहा था, ऊपर से अब गाड़ी भी बंद पड़ चुकी थी। ऐसे में किसी भी इंसान को गुस्सा आ जाता। लेकिन जब मैंने ईशान को देखा तो वो तो पसीने पसीने से तरबतर हो चुका था। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ईशान इतना ज़्यादा क्यों डरा हुआ है। उस भूत जैसे आदमी को देखने के बाद से वो बिल्कुल चुप ही हो गया था। अब तक तो मुझे यही लग रहा था कि जो भी मैं देख रहा हूँ ये सब वहम है, पर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये वो खौफनाक हकीकत है जिसके साथ मैं अब रूबरू हो रहा हूँ। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने गाड़ी के सामने के शीशे पर अपना हाथ रखा है, लेकिन मैंने जब वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अगले ही पल गाड़ी को जोर का धक्का लगा और ईशान जोर जोर से रोने लगा। उसको बीच रास्ते ऐसा करते देख मैं भी डर गया था। ईशान अचानक से शांत हो गया। उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदलने लगे। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा, आंखें खिंची खिंची और लाल होने लगी। और तब ईशान ने कुछ कहा। तब मैं समझ गया कि ईशान का बाहरी बर्ताव ही नहीं बदला, बल्कि उसकी आवाज़ भी बदल गई है। उसने भयानक आवाज़ में कहा, तुम दोनों ने इस जगह पर आकर अच्छा नहीं किया। अब तुम दोनों की मौत एकदम तय है। मैंने पास ही रखी बोतल से पानी उसके चेहरे पर मारा। अचानक ईशान होश में आ गया। मैंने उसको संभालते हुए कहा, अरे क्या हुआ तुझे? खुद को संभाल यार। वो तो किसी मासूम बच्चे की तरह सहमा हुआ था। इतना बोलकर मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कई बार कोशिश की, पर गाड़ी एक बार भी स्टार्ट ही नहीं हुई।
मैंने ईशान को अंदर ही रुकने को कहा। उसके बाद मैं गाड़ी को बाहर आकर देखने लगा कि गाड़ी में क्या खराबी है। जब मैं गाड़ी को चेक कर रहा था तभी पास ही मुझे झोपड़ी जैसा कुछ दिखाई दिया। मैंने गाड़ी से एक टॉर्च ली और उस तरफ टॉर्च की रोशनी मारकर देखने लगा। वो झोपड़ा ही था, लेकिन बहुत पुराना लग रहा था। मैंने सोचा कि शायद मुझे यहाँ कोई मदद मिल जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी उस झोपड़े के पास जाना भी मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके झोपड़े के पास चला गया। अंदर से मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई जानवर अपने शिकार को खाता है। उस तरह की आवाज़ थी वो। तो मैंने झोपड़े के पास पहुंचकर उसके अंदर देखा। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। अंदर एक इंसान जैसा दिखने वाला जानवर अब अपना शिकार खा रहा था। उसका चेहरा लंबा था, उसके बड़े बड़े दांत थे, बड़े बड़े नाखून थे, उसका पूरा बदन काला था। वो किसी दरिंदे जैसा राक्षस जैसा दिख रहा था। ऐसा राक्षस जिसको मानो इंसानी मांस खाने से ही ताकत मिलती है। मेरी नज़र उसके शिकार पर पड़ी। वो शिकार कोई जानवर न होकर कोई इंसान था। मैंने जब उसको किसी इंसान को खाते हुए देखा तो मेरा पूरा शरीर कपकपाने लगा। वो इंसानी शरीर को नोच नोच कर खा रहा था। उस समय उसने उस लाश के शरीर का पेट फाड़ रखा था और उस लाश से आते बाहर निकाल कर खा रहा था। यह देखकर मेरा तो सर घूमने लगा। मैंने आसपास देखा तो मैं और भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा था वो जगह एक कब्रिस्तान थी। मैं हल्के हल्के कदमों से गाड़ी के पास चला गया और गाड़ी के अंदर बैठ गया और गाड़ी के शीशे और दरवाजे सभी बंद कर लिए। और जब मैंने ये बात ईशान को बताई तो उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो फिर से पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मुझे ये बात अच्छे से पता थी कि अगर ईशान की आवाज़ उस राक्षस के कानों तक पड़ी तो फिर ये रात हम दोनों की आखिरी रात होगी। मैंने किसी तरह ईशान को शांत किया और उसको चुपचाप गाड़ी में बैठे रहने को कहा। तभी अचानक ईशान बोल पड़ा, बस मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। एक बार फिर से उसकी आवाज़ और चेहरे के हाव भाव बदल चुके थे। मैं समझ चुका था कि ईशान के अंदर कोई साया या कोई आत्मा प्रवेश कर चुकी है। मैंने घबराते हुए कहा, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। तब ईशान ने फिर से धीमी आवाज़ में कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर फिर तुमको उस राक्षस से कौन बचाएगा? फिर मुझे लगा कि ईशान के अंदर जिस किसी की भी आत्मा है वो बुरी नहीं है, बल्कि वो हमारी मदद करना चाहती है। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप कुछ भी करिए, पर प्लीज़ हमें बचा लीजिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो राक्षस बहुत भयानक है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतनी बात सुनकर ईशान ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम दोनों बस चुपचाप गाड़ी के अंदर छिपकर बैठे रहो। वो फिर से आएगा अपना शिकार ढूंढने, और तुम्हारी जरा सी भी आवाज उसको तुम तक ले आएगी। तो जितना शांत रह सकते हो उतना शांत रहो। अगर जरा सी भी हलचल की तो फिर तुम्हारा अंत निश्चित है। याद रहे, वो राक्षस तुम्हारे पास जरूर आएगा, और तब तक ये गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी। इतना कहने के बाद ईशान तो वापस से नॉर्मल हो गया। शायद इतना हमें बताने के लिए ही वो आत्मा ईशान के शरीर में दाखिल हुई थी। मैंने वो सारी बातें ईशान को बताई तो ईशान और भी ज़्यादा डर गया। तो मैंने ईशान को समझाते हुए कहा, देखो,
हमें यहाँ से निकलने के लिए बस 3-4 किलोमीटर का रास्ता ही तय करना होगा। लेकिन बुरी बात यह है कि हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, तो इस वजह से हम आगे नहीं जा सकते। तो बस कुछ देर तक हमें बस गाड़ी में बिना हलचल के चुपचाप रहना होगा। और जब मैं ये सब ईशान को समझा रहा था, तभी हमें बाहर से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैंने धीरे से कार की खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो पहले तो मुझे अंधेरे के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया, पर थोड़ी देर बाद वो चीज़ जंगल से बाहर निकल कर आई तो मुझे एक काली परछाई उभरती हुई सी दिखाई दी। वो जब गाड़ी के पास आया तो मैंने छुपकर उसका चेहरा देखा। वो वही राक्षस था। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। कुछ पल में ही वो हमारे बहुत करीब आ चुका था। मैं तो डर से थर थर काँप रहा था, क्योंकि मैंने ही उसको बहुत करीब से इंसानी शरीर को खाते हुए देखा था, और अब तो वो और भी भयानक लग रहा था। हमारी उंगलियों जितने तो उसके दांत थे। उन्हें देख मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। उसके गुर्राने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। अगर उसको पता लगा कि हम लोग गाड़ी में हैं तो उसको हमें ख़त्म करने में एक पल भी नहीं लगेगा। हम अपना सर झुकाकर गाड़ी के अंदर ही पड़े रहे। उस राक्षस को देखकर किसी की भी चीख निकल जाती। वो राक्षस हमारी गाड़ी के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। हम उसके भारी भारी कदमों की आवाज़ को महसूस कर पा रहे थे। मैंने अपना सर उठाकर बाहर देखने की कोशिश की। वो राक्षस अभी भी गाड़ी के सामने ही था। वो अपनी लाल लाल आंखों से गाड़ी के अंदर ही देख रहा था। हमारी एक छोटी सी गलती और फिर उसे पता लग जाएगा कि हम गाड़ी के अंदर ही हैं, और फिर वो हमें आसानी से अपना शिकार बना लेगा। लेकिन मैं और ईशान दोनों किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बस गाड़ी के अंदर पड़े हुए थे। कुछ देर बाद हमें भारी कदमों की आवाज़ दूर जाते हुए सुनाई दी। शायद अब वो राक्षस पीछे हटने लगा था, तो मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। पर मैं ये जानता था कि इस राक्षस का वास इस पूरे इलाके में है, तो जब तक अंधेरा है वो यहाँ से नहीं जाएगा। तो हमें सूरज के निकलने का इंतज़ार करना होगा। अंधेरा इन राक्षस और बुरी शक्तियों की ताकत होती है, तो हमें इंतज़ार करना होगा। अंधेरे में हम यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो हमसे और हमारी गाड़ी से ज़्यादा तेज़ था। वो हमें कभी भी पकड़ सकता था। तो सूरज उगने तक इस राक्षस का खौफ इस जंगल में ऐसा ही रहेगा। ऊपर से हमारी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, और अगर गाड़ी स्टार्ट हो भी जाती तो उस राक्षस की शक्ति हमसे बहुत ज़्यादा थी। हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते थे। काफ़ी देर बाद वो राक्षस वहाँ से चला तो गया, लेकिन फिर भी हम वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिले। सुबह के 6 बज रहे थे और हम बस सूरज निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सूरज की पहली किरण गाड़ी के अंदर आई, मैं हिम्मत करके उठकर बैठ गया। ये समझने के लिए सूरज की रोशनी ही काफ़ी थी कि उस राक्षस का खौफ उस जंगल से हट चुका है। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी भी एक झटके में ही स्टार्ट हो गई। रात भर जागने की वजह से और इतनी देर तक एक ही जगह पड़े रहने की वजह से हमारी हालत ख़राब हो गई थी। तो आगे जाकर मैंने एक होटल के पास गाड़ी रोक दी और फिर कार के अंदर ही सो गए। भगवान की कृपा थी, या फिर यूँ कहो कि उस अच्छी आत्मा की वजह से हमारी जान बची थी, वरना अब तक तो हम उस राक्षस का शिकार बन चुके होते। उसके अगले दिन हमने उस रास्ते के बारे में इंटरनेट पर और गूगल मैप पर पता करने की कोशिश की, पर हमें कुछ भी नहीं मिला। वो रास्ता हम कैसे भटक गए ये हमें भी पता नहीं चला, लेकिन वो रास्ता हमें मैप पर कहीं नहीं मिला। वो रास्ता कहाँ शुरू हुआ
और कहाँ ख़त्म ये पता ही नहीं चल पाया। वो रास्ता और वो रात किसी डरावने सपने की तरह थी जिसे भुलाने की कोशिश हम आज भी कर रहे हैं।